ये वीडियो सोनाली को तुमने ही दिया है ना, क्योंकि तुम्हारे अलावा और ये कोई काम कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक समझा आपने। जाहिर सी बात है कि ये वीडियो अगर किसी और के हाथ में होता तो अब तक कहां से कहां पहुंच जाता। हाँ जी, अपना अपना समझाने का तरीका होता है। मैंने पापा जी को ये समझाया कि अगर उन्होंने मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया तो उनके ऊपर और भी कई सवाल उठाए जाएंगे कि क्या उन्हें मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। माँ जी, मेरी मजबूरियां और विरोधियों की चाल को समझकर पापा जी ने मेरी बात मान ली। जी, हम आपसे बाद में बात करते हैं। सर, अब तो विरोधियों के साथ साथ मीडिया वालों ने भी ये सवाल फिर से उठाना शुरू कर दिया है। आखिर क्या सोचकर आपने राजवीर के इस रिश्ते को स्वीकार किया है? मीडिया वालों के फोन आ रहे हैं सर, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। मेरे पास फिलहाल किसी के कोई भी सवाल का जवाब नहीं है। इतना मजबूर और बेबस मैंने खुद को कभी नहीं पाया। यही हालत होती है अगर कोई अपने उसूलों और सिद्धांतों को नहीं बचा पाता। हम कुछ समझे नहीं सर। मेरे खिलाफ अब भी साजिशों के जाल बुने जा रहे हैं। कानून के धाराओं में फंसाने के लिए जो साजिश रची गई थी उसे तो मैंने काट दिया प्रदीप, लेकिन मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए साजिशों के जाल अब भी बुने जा रहे हैं और इससे निकलने का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सर, जो भी बात हो आप हमें बता सकते हैं सर। हाँ प्रदीप, बताऊंगा तुम्हें, वक्त आने पर जरूर बताऊंगा। जो अपने दुश्मनों से नहीं डरता और गैरों के सामने कभी सर नहीं झुकाता, उसके अपने ही खुद उसे टूटने पर मजबूर कर देते हैं। आज मैं भी अंदर से टूट गया हूं प्रदीप। अपने आप को बहुत मजबूर महसूस कर रहा हूं और मैं अपनी हालत किसी को बता भी नहीं सकता। ये तो हम भी समझ चुके हैं सर कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। मैं इस साजिश से भी जरूर निकल जाऊंगा प्रदीप। मैं इस साजिश का भी काट ढूंढ लूंगा। वाह, बहुत प्रगति कर रहे हो बेटा। लोग दिन बे दिन अपने आप को मजबूत करते हैं, अपने चरित्र को मजबूत करते हैं। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा चारित्रिक पतन इस तरह होगा। ये पतन और उत्थान आपकी राजनीति में होता होगा पापा, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी वजह से या आपके रुतबे की वजह से सोनाली को बदनामी के दलदल में घसीटा गया और उसकी ये बदनामी के दाग धोने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं उससे शादी कर लूं। अब आप इसे जो भी समझे। उसकी बदनामी को धोने के लिए अपने गले में बदनामी का ढोल बांध लिया तुमने। शायद तुमने भी अभी इसे अपना सिद्धांत बना लिया होगा कि बदनामी में क्या नाम नहीं होगा। लेकिन ख्याल रखना राजवीर, चाल, चरित्र और चेहरा तीनों की जरूरत होती है। तुमने अपने चाल, चरित्र और चेहरे पर कालिक मल दी है और कालिक सिर्फ अंधेरे का प्रतीक होता है राजवीर।
तुम जैसे इंसान को उजाले का सपना भी नहीं देखना चाहता। ये कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा जाल बुना गया है मेरे लिए। अरे भाई, आप में काबिलियत है, व्यवहार है, तभी तो आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। लेकिन मंत्री पद मिलने के बाद जिसमें भी अहम आया, समझो कि उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। सबको साथ लेके चलो भैया, तभी एकता है, अखंडता है। नहीं, ये बात मैं आपके बारे में नहीं कह रहा। अरे हाँ भाई, मैं बलदेव सिंह के यहां क्या गया, ये बात तो एक जबरदस्त चर्चा का विषय बन गई है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पहले भी निष्कासित थे, अभी भी पार्टी से निष्कासित ही हैं। लेकिन निजी तौर पर रिश्तों को कभी खराब नहीं होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। हाय पापा। हाँ योगेश बेटा, बैठ बैठ। क्या सोच रहे हैं पापा? बेटे, यही सोच रहा हूं कि बलदेव सिंह से मिलने क्या गया, राजनीति के गलियारों में एक बवाल आ गया है। हर किसी की जबान पर यह सवाल है कि बलदेव सिंह से मिलने का क्या अर्थ है। अरे भाई, वो मेरा दोस्त है, मेरा पुराना साथी है। अगर मैं उससे मिलने चला गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया, कौन सा गुनाह किया मैंने, बता। कल तक आप सुर्खियों में नहीं थे पापा, और आज आप सुर्खियों में। खुद को सुर्खियों में रखने के लिए ऐसे कदम जरूरी, और उससे कई बड़ी बात, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, और आप जिससे भी मिलेंगे तो कयास और अटकलें तो लगा ही जाएंगे। ठीक है बेटा। लेकिन एक बात तो है पापा, इस बार आपसे सीखने को यह मिला कि राजनीति में किसी के साथ भी रिश्ते बिगाड़ने नहीं चाहिए। ठीक कह रहे हो बेटे। मैं भी इस बात का कायल हूं कि राजनीति करना अपनी जगह है, लेकिन राजनीति करने के साथ साथ किसी से अपने रिश्ते बिगाड़ने भी नहीं चाहिए। जी पापा, मैं भी राजनीति में उतरने से पहले कुछ ऐसा करूंगा जो चर्चा का विषय बन जाए। जब लोगों से वोट मांगने जाऊंगा तो जनता को मालूम होना चाहिए ना मेरे बारे में। देखो बेटा, राजनीति में आने का मतलब यह है कि राजनीति में पूरी तरह समर्पित हो जाओ। ये वो मैदान है कि जिसमें एक बार कदम रखा ना, तो फिर वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेटे, इसका अपना अलग एक नशा है, अपना एक अलग सुरूर है। मेरे लिए भी राजनीति सब कुछ है पापा। आप बताइए कि मुझे राजनीति में कदम रखने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सोनाली ने ऐसी कौन सी मजबूरी तुम्हारे पापा के सामने रख दी कि तुम्हारे पापा ने अपने उसूलों के साथ समझौता कर लिया? ये बात तो अब तक किसी के समझ में ही नहीं आई। माँ को तो बस इस बात की तसल्ली है कि किसी तरह मामला संभल गया। मामला संभल गया मीनाक्षी, लेकिन बात तो खत्म नहीं हुई है ना। जो सवाल मीडिया में उठ रहे थे वो अब और जोर शोर के साथ उठेंगे। इन सवालों का तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। पापा पूरी तरह मायूस हो चुके हैं। कभी कभी हालात के साथ समझौता करना पड़ता है, लेकिन ये समझौता करके भी पापा खुश नहीं हैं। मीनाक्षी, समझौता तो इंसान बस खुशियों के लिए ही करता है या मजबूरी में। अब तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारे पापा ने यह समझौता क्यों किया है। क्योंकि अगर हम किसी की मजबूरियों की वजह से समझौता करते हैं तो खुद मायूस नहीं होते, मगर हाँ, अगर मजबूरी में समझौता करते हैं
तो हम जरूर मायूस होते हैं, और वो मायूसी हम छुपा भी नहीं पाते। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है आदित्य? मुझे तुम्हारे पापा के समझौते का मतलब समझ में नहीं आ रहा। मैं समझना चाहता हूं कि तुम्हारे पापा ने समझौता क्यों किया है। सोनाली की ऐसी कौन सी मजबूरी उन्होंने सुन ली कि उसे अपने घर में रहने की आजादी दे दी? अपने मान सम्मान और बदनामी तक को वो भूल गए। मैं तो बस ये कहने आई थी कि तुम एक बार आकर पापा से मिल लो। पापा बहुत अपसेट है, और गलती से भी इस वक्त हमारी शादी की बात मत छेड़ना। मैं समझता हूं मीनाक्षी, तुम चिंता मत करो, मैं आकर मिलता हूं तुम्हारे पापा से। मैम, हाँ, राजवीर के पापा से कुछ बात हुई आपकी? नहीं मैडम, मगर कुछ बात तो जरूर है, वरना हमने सर को कभी इतना परेशान नहीं देखा है। यही तो जानना चाहती हूँ, उनकी परेशानी की वजह क्या हो सकती है? मैडम, वो हम लोगों से कहीं दूर की सोचते हैं। हमने उनसे पूछा भी था, तो उन्होंने बताया कि उनके पीछे कोई जाल बिछाया जा रहा है, कोई गहरी साजिश रची जा रही है। आप क्या कह रहे हैं प्रदीप जी? आप कौन साजिश कर रहा है उनके खिलाफ? जिन्होंने दुश्मनी की शुरुआत की थी, वो तो दोस्ती का पैगाम लेकर आए। मैं आचार्य जी की बात कर रही हूँ। ये तो सर का रुतबा है, जो आचार्य जी को खुद चलकर यहाँ आना पड़ा उनसे मिलने। और सर भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इन रिश्तों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और सर ने भी कुछ सोच कर ही आचार्य जी का स्वागत किया। तो फिर अब साजिश कौन कर रहा है? ये कैसी साजिश है? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता मैडम, और जब तक सर किसी को कुछ बताते नहीं तब तक कुछ पता चल भी नहीं सकता। अब पता कीजिए ना प्रदीप जी, मैं उन्हें इस तरह बेचैन और परेशान देख नहीं सकती। हमें जानकारी तो रखनी पड़ेगी। अगर उनके खिलाफ साजिश हो रही है तो ये कैसी साजिश हो रही है और कौन है इसके पीछे? और कौन हो सकता है? जाहिर सी बात है कि सर के रिहा होने के बाद उनके तमाम विरोधी उनसे डरे हुए, वही ये सारी साजिश रच रहे होंगे। हाँ दीदी, मुझे इस बात का अच्छे से ख्याल है। वैसे मैंने उन्हें समझा दिया, लेकिन मैं तो ये जानती हूँ कि जिंदगी एक भंवर है। भाई इब्तिदा इश्क है रोता है क्या? अभी आगे आगे देख लेना बच्चे, होता है क्या? हाँ? अरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ऐसा भाई, तू फोन रख, मेरा भाई आ गया है। हाँ। ओ मेरा भाई, क्या हाल है भाई? भाई सुबह से दिल खुश हो गया तो मैंने कहा तुमको फोन कर दूं। मैं कुछ समझा नहीं। हाँ समझाओ, बैठो। भाई बात यह है कि मैं दिल से तुमको मुबारकबाद देता हूं। इसे कहते हैं प्यार की जीत। त्यागी जी, आपकी पार्टी इसे नाजायज ठहराने में लगी हुई, वरना जितने सवाल उठ रहे हैं ना, उतने सवाल कभी नहीं उठते। और आप इसे प्यार की जीत बता रहे हैं। देखो छोटे भाई, पार्टी क्या बोलती है क्या समझती है मुझे नहीं मालूम, पर मैं दिल की भाषा को समझता हूं। और तुम ऐसे दुनिया में कोई इकलौते नहीं हो। भाई लोग तो ऐसा करते हैं कि घर में एक बीवी और दूसरी बीवी लाके बिठा दी। कम से कम तुम्हारी बीवी कोमा में पड़ी है। चलिए छोड़िए इस बात को त्यागी जी। नहीं, मेरे दिल में तो ये आया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताऊं कि भाई घर का माहौल खराब है, घर में देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे में दिमागी शांति के लिए, सुकून के लिए कोई आदमी किसी सहारे को अपने घर में लाता है, तो इसमें क्या किसी का बिगड़ जाता है? अब जाने दीजिए त्यागी जी, इस बारे में डिस्कशन करके क्या फायदा है? नहीं, बाहर वाले की तो खैर क्या मजाल जो हम पे उंगली उठाए। समस्या यह है कि
घर वाले ही हमको ताना मारने लगते हैं सबसे पहले। वैसे मुझे एक बात अच्छी लगी कि बलदेव जी ने इस रिश्ते को प्यार से स्वीकार कर लिया। तुमने काफी समझाया होगा उनको। किस सोच में पड़ गए भाई? नहीं कुछ नहीं, वो त्यागी जी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। मैं पापा से मिलने नहीं गया था। मैं देखना चाहता था कि वो क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि सोनाली को घर से निकालने के चर्चे तो बहुत थे। सोनाली ने पापा से बात की थी, अब उसने उनसे क्या कहा, उन्हें कैसे मनाया, ये मैं नहीं जानता। इसका मतलब यह हुआ कि तुमसे ज्यादा समझदार वो लड़की निकली? हाँ? खैर चलो बताओ आगे क्या करने का सोचा है तुमने? देखो भाई, जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ती है। एक छोटा सा सजेशन है, तुम अगर चाहो तो लाखों करोड़ों में खेल सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं त्यागी जी? भाई तुम्हारी मजबूरी देख के कह रहे हूं, और क्या। भाई तुम भी वही काम करो जो मंत्रियों के आसपास रहने वाले लोग करते हैं। राजवीर भाई, इस फाइल पे शारदा देवी के साइन करवा लो। इधर साइन हुए और उधर समझो तुम्हारी जेब भरी। हेलो, कैसी हो सोनाली? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और कैसा हाल है तुम्हारे ससुराल का? दीदी, माहौल तो कुछ ऐसा है कि दूध की तरह उबलने वाले ससुर जी ठंडे होकर चाक की तरह बैठ चुके हैं। अब खेल को थोड़ा और आगे बढ़ाना है सोनाली। तुम शाम को मुझसे आकर मिलो। समय होगा ना तुम्हारे पास मुझसे मिलने के लिए? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। ठीक है, तो तुम मुझे 8 बजे मिलो, वहीं बात करते हैं। क्यों दीदी, कुछ खास प्लान है क्या? जाहिर सी बात है, जो भी प्लान होगा तुम समझ लो। शायद उससे तुम्हारी तकदीर थोड़ी और संवर जाएगी। दीदी, मुझे मेरी तकदीर से ज्यादा आप पर भरोसा है। लेकिन जब मुझसे मिलने आओ तो इस बात का खास ख्याल रखना कि अब तुम बलदेव सिंह की नजर में हो सकता है उन्होंने किसी को तुम्हारे पीछे लगा दिया। हाँ दीदी, मुझे इस बात का अच्छे से ख्याल है। वैसे मैंने उन्हें समझा दिया, लेकिन मैं तो ये जानती हूँ कि राजवीर, तुम जी दीदी, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। ये तुम किससे बात कर रही थी? और ये दीदी कौन है? जिंदगी का भंवर है। हाँ दीदी, मुझे इस बात का अच्छे से ख्याल है।
वैसे मैंने उन्हें समझा दिया, लेकिन मैं तो ये जानती हूँ कि राजवीर, तुम जी दीदी, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। भूलना मत, मैं इंतजार करूंगी। ये तुम किससे बात कर रही थी? और ये दीदी कौन है? वो दरअसल मेरी म्यूजिक कंपोजर थी। वो मुझे गाना उन्होंने ही सिखाया है। वो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती है और मैं उन्हें दीदी कहती हूँ। लेकिन वो ऐसा क्या कह रही थी जिसके जवाब में तुम उनसे कह रही थी कि मैंने समझा तो दिया है? वो दरअसल एक म्यूजिक डायरेक्टर की बात हो रही थी। वो उन्हें हटाने के लिए सोच रहे थे, तो मैं उन्हें यही समझा रही थी कि इतने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर उन्हें कहीं नहीं मिलेंगे। और दीदी प्लान भी कर रही है, वो उनकी नई एल्बम में मुझे गाने का मौका देना चाहती है। अच्छा, इसलिए कह रही थी तुम कि कुछ खास प्लान है क्या? हाँ, और दीदी मुझसे मिलना भी चाहती है। जब वो बुलाएंगी तो मैं उनसे मिलने जाऊंगी। चलो अच्छा है, हमें भी मिलाओ अपनी दीदी से कभी, हम भी तो मिले। कैसी है तुम्हारी दीदी? एनीवेज, सोनाली, ये फाइल तुम अपने पास रखो। फाइल? ये फाइल? लेकिन इसमें क्या है? इसमें क्या है ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। बस तुम्हें इस फाइल पे माँ के सिग्नेचर्स करवाने हैं। सर कहाँ? उनसे कल के सारे प्रोग्राम के बारे में बात करनी थी हमें। पता नहीं प्रदीप जी कहाँ गए, कुछ कह के नहीं गए। सारे कार्यकर्ता उनसे मिलना चाहते हैं। आज भी हमने सोचा था कि कार्यकर्ताओं से मिलने का एक प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन सर ने मना कर दिया। देखो बेटा, मैं तो तुम्हें पहले से समझाने की कोशिश करें कि हम उतने बड़े नहीं हैं जो इनसे टकरा सके। बेटा, मुझे मालूम है बलदेव सिंह अच्छा इंसान नहीं है बेटा। मैं तो इस बात से दुखी हो रही हूँ कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। बात वो नहीं है माँ। क्या बात है वो तुम बताना भी तो नहीं चाहती हो ना, लेकिन मुझे आभास होता है और ये ठीक नहीं है।